स्टार्ट करते हैं। तो आज के टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। अब थोड़ा इंक्रीज करना है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करें, ठीक है। रिवाइज किया पिछला? किए? पूरी ईमानदारी से बताओ कितनों ने किया। चलो ठीक है, रिवीजन साथ के साथ करना है। नहीं किया? अच्छा ठीक है, चलिए जी। तो एक पोर्टल को लेके न्यूज है। कुछ ना कुछ पोर्टल्स न्यूज में आते रहते हैं। कुछ नहीं होता, जैसे आपकी वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वैसा ही कुछ होता है ये, जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस बार कृषि से रिलेटेड एक पोर्टल है, तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फो उस पे मिलेगी। क्या क्या करना है उसमें वो आज हम डिटेल में देखेंगे। और दूसरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एक कैस्केट है। बास्केट नहीं है, कैस्केट है। कैस्केट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज को स्टोर किया जाता है। स्टोर यहाँ पे पानी नहीं किया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज होगी, वो गोल्ड हो सकता है, वो जेम्स हो सकते हैं, उनको इसके अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये जो मिली है ना कैस्केट, ग्लास की बन रखी है, इसको क्रिस्टल कैस्केट बोला गया है। 2300 साल पुरानी है। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। 2300 साल पुरानी है, ये इसके लिए रेलिवेंट हो जाता है। 2300 साल पुरानी तो है, पर जो इससे हमें एविडेंसेस मिले हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और बुद्धिज्म आपका शुरू हुआ था 6th सेंचुरी BCE में। तो ये अपने में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो स्टोरी देखेंगे छोटी सी एक बुद्धा जी की, और उसके बाद इस रैली के बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है क्या क्या वो बोल रहे हैं इस रैली के बाद। देन अगली जो, अच्छा मैंने पहले पे पोर्टल बता दिया, वो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फीजन की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूक्लियर फीजन और फ्यूजन, देखो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कोल का यूज करके, कोयले का यूज करके, सभी ने सुन रखा है। अब जो है टाइम आगे जा रहा है, हमें चाहिए कि पॉल्यूशन कम से कम हो और हमारे पास एक क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो। चाइना ने क्या किया, सारे कोई न्यूक्लियर फ्यूजन पे बना रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे अभी स्टडीज चल रही है। चाइना बोलेगी हम दोनों ही एनर्जीज को एक साथ यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो अपने में ही एक चैलेंज होने वाला है, तो इसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से। देन जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जिससे आपने यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन भी देख लिया होगा, ये ब्रिक्स को लेके है। ब्रिक्स समिट को लेके क्वेश्चन आ रखा था। इस बार ये पार्लियामेंट्री फोरम है। क्या होता है पार्लियामेंट्री फोरम और समिट में क्या डिफरेंस होता है वो दोनों देखेंगे। करें स्टार्ट? ठीक है। बाकी मैप में हमने क्या क्या कर लिया, मेडिटेरियन सी डन है, उसके बाद ब्लैक सी भी कर लिया था, कैस्पियन सी में भी देख लिया था, क्रेट याद है ना, क्रेट भी किया था। पूछूंगी मैं लास्ट में क्वेश्चन, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी आज डिस्कशन कर लेंगे कि कौन सा सी आगे हमने कवर अप करना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। कृषि निवेश पोर्टल, नाम से पता लग रहा है कृषि यानी कि किस चीज की बात हुई, एग्रीकल्चर की। क्या हुआ इसको, रुकना एक मिनट। चलो, कृषि मतलब एग्रीकल्चर की बात हुई है, फार्मर्स की बात हुई है, राइट, फार्मर्स। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, पोर्टल मतलब कोई ऑनलाइन सोर्स है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे आप पढ़ते हो। बताओ मुझे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा एसडीजी है? 9, एसडीजी 9, वहां पे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, याद है? 3I से याद रखने को बोला था। चलो, हाँ जी 9 है। अब देखो इस पोर्टल के अंदर क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है जिसमें फार्मर्स को हेल्प करने की ट्राई की जाती है। ट्राई कैसे करते हैं, या तो उनको सीड्स प्रोवाइड कर दिए, बीज ही दे दिया तो उससे खर्चा बच गया फार्मर का। नंबर 2, उनको कोई पैसा दे दिया, पैसे से वो अपना फर्टिलाइजर वगैरह अगर खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं। या फिर फर्टिलाइजर के ऊपर ऐसी स्कीम ले आएंगे कि उसके ऊपर सब्सिडी दे दी। सब्सिडी को यूं समझ लो जैसे सरकारें हमसे क्या लेती हैं, टैक्स, पर हमें हेल्प करने के लिए क्या देती हैं, सब्सिडी। रह जाएगा याद? तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अभी इसके लिए आप देखोगे यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसका नाम है कृषि निवेश पोर्टल। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी गवर्नमेंट ने आज तक स्कीम्स को लॉन्च किया है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बूस्ट करी जाएगी। जब भी आप इकोनॉमी पढ़ोगे, फॉर नाउ 3 चीजें आपने याद रखनी है। 1 इज प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। मैं बिल्कुल जीरो से बता रही हूँ इसको कि कभी भी कोई टर्म आपको लगे कि कहाँ पे आएगी तो इन 3 सेक्टर्स में आपने वो फिट करवानी होती है। क्वार्टनरी सेक्टर की मैं अभी बात नहीं कर रही, वो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्राइमरी में क्या होगा, रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, और रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलता है, नेचर से, बोल सकते हैं
जैसे एग्रीकल्चर है पूरा नेचर ओरिएंटेड है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगी, जानवर भी तो नेचर के आगे ना, तो ये सारा क्या है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग लगेगी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का अगर मैं वर्ड बोलूं तो कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। फैक्ट्रीज कहाँ पे आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, मतलब कुछ ना कुछ चीज बन रही है वहां पे। अब जब वो बन गई, प्रोसेस होगी, फिर वो आपके कंज्यूमर्स को बेचनी है, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी सर्विसेज। तो जैसे आईटी सेक्टर आज के टाइम पे आप पढ़ते हो, वो कहाँ पे लोकेटेड है, टर्शरी सेक्टर। तो ना सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। अब देखो एग्रीकल्चर ने कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करी, व्हीट है, मेज है, जो मर्जी सोच लो, यहाँ पे आगे चल के बेचनी भी तो पड़ेगी, तो यहाँ पे सारे ही सेक्टर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। बीच में इंडस्ट्री भी आ जाएगी, सर्विसेज भी आ जाएंगी जब वो आगे जाके बेची जाएंगी। तीनों ही सेक्टर आगे, पर मेन एम्फेसाइज किस पे रहेगा इस बार, एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा। अब नंबर 1 मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। तो इसमें 3 लोगों को हेल्प करी जाएगी। नंबर 1 इज फार्मर। बताइए फार्मर कौन से सेक्टर में मेन रोल प्ले करने वाले, प्राइमरी के अंदर, देन इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंटरप्रेन्योर, थर्ड यहाँ पे अब सर्विसेज पे फोकस किया जाएगा। तो तीनों सेक्टर्स को ही इंटीग्रेट कर दिया है। और जितनी भी सेंटर की स्कीम्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बताना मुझे, सेंटर फिर स्टेट आता है फिर लोकल गवर्नमेंट आता है, कौन से शेड्यूल में ये मेंशन करा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर की, शेड्यूल नंबर 7, वेरी गुड। शेड्यूल 7 में बोला गया है डेवोल्यूशन ऑफ पावर या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और क्या बोल सकते हैं। तो ये तीनों मतलब बताते हैं कि सेंटर फिर स्टेट और आपकी लोकल गवर्नमेंट, एक दिन पढ़ा हुआ था ये। तो इन स्कीम्स को भी यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगी इस पोर्टल के ऊपर, जो कि कृषि निवेश पोर्टल है। देन आते हैं सब्सिडाइज्ड बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सब्सिडी का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर देंगी डायरेक्टली फार्मर्स की। वो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री वाली जो मिनिस्ट्री आ गई, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन सभी मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड करा गया है। उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, डिविजन आ जाएंगे और इंडीड जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी आ जाएंगी। तो एक तरह से क्या किया जा रहा है, वन स्टॉप प्लेस लाया जा रहा है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हों। और ये जो डिपार्टमेंट्स होंगे, फर्दर जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और स्कीम्स के जरिए, वो सारे अवेल करवाए जाएंगे हमारे फार्मर्स को। अब कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो टोटल है 17 फ्लैगशिप स्कीम्स, 17 स्कीम्स इसमें आएंगी, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके अंडर और भी सब स्कीम्स आपको मिलेंगी। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंदर भी आपको और स्कीम्स मिलेंगी। तो देखो ये 1 हुई, ये 2 हुई। देन पीएम किसान संपदा योजना, ये आ जाएगी आपके पास तीसरी। देन आ गई पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये होगी आपके पास 4। ऊपर कितनी लिखी है, 17, क्योंकि इनके अंडर भी क्या है, फर्दर सब स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। तो ये 17 की 17 स्कीम्स इस पोर्टल के अंदर ऐड कर दी गई हैं। अब इनको मर्ज करेंगे, जितना ज्यादा बेनिफिट फार्मर्स को हो पहुंचाया जाएगा। तो ये देख लो, यहाँ पे सिंगल ही प्लेटफॉर्म पे हमने ये सारा मर्ज कर दिया। छोटा सा आर्टिकल था, कृषि निवेश पोर्टल। प्रीलिम्स में ये नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको नाम से पता लग जाएगा, कृषि भी लिखा है, निवेश पोर्टल लिखा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही आएगी, लग जाएगा ना वो आइडिया। पर यहाँ पे ये कब काम आएगी, आपके मेंस के पेपर में काम आएगी, जब आप इकोनॉमी रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे होंगे या फिर एग्रीकल्चर का कोई आंसर आया होगा कि कैसे हम स्कीम्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वहां पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि सरकार ने जैसे ये वाला पोर्टल लॉन्च किया हुआ था, जिसके जरिए 17 स्कीम्स को मर्ज कर दिया, तो फार्मर्स को भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी स्कीम के अंडर क्या क्या बेनिफिट्स हमें सरकार ने प्रोवाइड करे हुए थे। तो ये मेंस में बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है, इसको आप नोट कर लेंगे। यश को स्क्रीन थोड़ी सी येलोइश शो हो रही है, किसी और को भी आ रही है ये दिक्कत? अदरवाइज यश को अपना जो सिस्टम है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। फटाफट से बोल दो कोई। नो, ठीक है। यश एक बार रिफ्रेश कर लो अपना सिस्टम, बाकियों को ठीक है विजिबिलिटी। चलिए जी, 127 साल बाद एक रेलिक मिला है। अब यहाँ पे लिखा है 127 साल बाद, ये एक्सकवेशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है। एक लोकेशन है यूपी के अंदर पिपरवाह, वहां पे एक्सकवेशन चल रही थी। एक्सकवेशन का क्या मतलब होता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो वहां पे डिगिंग करते हैं कि कुछ ना कुछ एविडेंस अपने को मिल जाते। और जब तो 127 किसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है,
एक्सकवेशन का लिखा हुआ है, वो जो डिगिंग वाला पीरियड था। और वहां से हमें क्या मिला है, ये क्रिस्टल का कैस्केट मिला हुआ है। कैस्केट का मीनिंग कोई वैल्यूएबल चीज इसके अंदर स्टोर करी जाती होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मिला है, इससे पहले भी एक और मिला था हमें, जिसका साइज था लगभग 5 बाय 10 सेंटीमीटर का कैस्केट, और ये फिश नॉब थी, इसके अंदर हमें जेम्स मिले थे। तो ये सारे क्या होते हैं, कैस्केट्स होते हैं, वैल्यूएबल चीजें इससे हमें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या बोला, जब ये क्रिस्टल का कैस्केट मिला तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलती है कि जो बुद्धा जी के रेलिक्स थे, रेलिक्स क्या होते हैं, उनकी ऐश होगी, बोन्स होगी, जब उनको जलाया गया होगा, क्रीमेट किया गया होगा, तो उस टाइम पे वो जो ऐश वगैरह थी और बोन्स थी, उनको स्टोर करके रख लिया गया था। और छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उनके अंदर स्टोर कर दिया था। 9 राजाओं के अंदर बांटा था उनको, वो 9 राजा भी नहीं हम कर रहे। पर अब क्या बोला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कि हम इसकी करेंगे बिडिंग। बिडिंग का क्या मतलब है, बोलियां लगेंगी, किसको ये रेलिक्स परचेज करने हैं। ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज हुई है, काफी यूनिक है अपने में ही। तो इस डिस्कवरी के बाद हुआ है ये। कंजर्व किया गया है इसको अभी के लिए कोलकाता म्यूजियम के अंदर। अब ये म्यूजियम, अब देखो उत्तर प्रदेश के अंदर ये कैस्केट मिला, जो आपने क्रिस्टल का कैस्केट देखा, इसको कोलकाता में जाके क्यों रखा होगा, क्यों वहां पे कंजर्व किया, क्यों वहां पे प्रिजर्व किया, क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। आपने देखा मॉडर्न एरा आएगा आपका, तो उस टाइम पे बहुत सारे म्यूजियम बनने शुरू होंगे। कोलकाता में इंपीरियल म्यूजियम हुआ करता था, तो एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम है हमारे लिए, इसी वजह से वहां पे इसको कंजर्व और प्रिजर्व किया गया है। अब कितना साल पुराना है, तो 2300 साल पुराना है। कहाँ पे मिला है, तो पिपरवा हमें मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और एक्सकवेशन कब से चल रही थी, 1898 से चल रही थी, तो 127 उसके कॉन्टेक्स्ट में लिख रखे। और फिश शेप का नॉब भी एक मिला है हमें पहले, तो इसके अंदर जेम्स थे, कुछ गोल्ड लीव्स भी हमें मिल रखी थी। तो साइंस वालों ने यहाँ पे गोल्डीन पढ़ा था, याद है। तो गोल्ड लीफ की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत पहले से है, आज की बात नहीं है। उसके बाद किससे रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए। टाइमलाइन जाओगे तो 6th सेंचुरी बीसीई, बीसीई का मतलब है यहाँ पे जो आप लिखोगे 599 598, कौन पहले आया होगा, कितने बोलते हैं 99, कितने बोलते हैं 98, 99, ठीक है। वहां पीछे को चलता है टाइम पीरियड, ठीक है जी। तो ये 6th सेंचुरी बीसीई का है। अब जो बुद्धा थे, उनका पहले बुद्धा ही नहीं था नाम, उनका नाम हुआ करता था सिद्धार्था। तो एक लड़का था जो कि राजा के जन्म लेता है, राजा का नाम था शुद्धोधना, और जो इनकी मदर थी, मदर का नाम था महामाया। महामाया की जैसे ही इनको बर्थ देते हैं सिद्धार्थ को, उनकी डेथ हो गई थी। तो इन्हीं की बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और ये जो राजा का क्लैन हुआ करता था वो था साक्य क्लैन। वेरी गुड, साक्य क्लैन। तो अब लग जाएगी आपको ऊपर क्या स्टोरी लिखी हुई है, वो सारी यही मेंशन करी है साक्य क्लैन को लेके। साक्य क्लैन तो एक पंडित थे, पंडित ने जब इनकी बॉडी को देखा सिद्धार्थ की, तो उसपे मोल्स बने हुए थे, काफी यूनिक थे। तो पंडित की 2 एनालिसिस थी कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, मतलब जिस भी बैटल में जाएगा जीत के ही आएगा, या फिर ये सब कुछ छोड़ देगा, घर बार छोड़ देगा और एसेटिक लाइफ अटेन कर लेगा, ब्रह्मचर्य को अटेन कर लेगा। तो राजा, अब राजा है, राजा तो चाहेगा कि मेरा पुत्र ही आगे चल के राजा बने। तो वैसा कुछ नहीं हुआ, जैसा कि सुद्धोधन ने चाहा था कि इनको राजा ही बनाएंगे। ये एक टाइम ऐसा आया, इनकी शादी भी करवा दी थी सुंदर कन्या के साथ, यशोधरा जिसका नाम था। लड़का भी हुआ इनको, राहुल था जिसका नाम। पर जो लिखा होता है डेस्टिनी में वो तो होके रहता है। एक दिन बाहर चले गए घूमने, पहले राजा ने अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी कि ये बाहर जाए ही ना। और एक दिन ये जाते हैं बाहर, इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी, मृत इंसान को देखा, बीमार इंसान को देखा, और मतलब ऐसे टाइप के लोग इन्होंने पहली बार देखे। इनका हो गया हृदय परिवर्तित, और 29 साल की एज में ये छोड़ देते हैं अपना घर और चले जाते हैं एसेटिक लाइफ में। तो अभी ये जो क्रिस्टल कैस्केट मिला हुआ है, ये भी किस क्लैन से रिलेटेड है, तो आपके साक्य क्लैन के साथ ही रिलेटेड है। और किसने दिया था, तो अब देखो अगली अगली जनरेशन आई होंगी, तो उसी में एक कीर्ति ब्रदर्स आए थे, उन्होंने अपनी बहनों के साथ, बीवियों के साथ और बच्चों के साथ ये सारे डोनेट कर रहे थे, ठीक है। जो ये क्रिस्टल कैस्केट था, तो किस क्लैन के साथ रिलेटेड है, तो साक्य क्लैन के साथ रिलेटेड है। क्या डला हुआ था इसके अंदर, तो लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स, ऐश और बोन वगैरह इसमें डल रखे थे, तो याद रखना इसको। और कौन सी इंस्क्रिप्शन में, कौन सी इंस्क्रिप्शन थी और किस फॉर्म में लिखी हुई थी। इंस्क्रिप्शन होता है एक वर्ड, प्रशस्ति होता है। प्रशस्ति क्या होती है, कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी पत्थर हो सकता है, उसके ऊपर राजा की तारीफ करी होती है बहुत बढ़ा चढ़ा के कि ये राजा था, इतनी युद्ध इसने जीते थे, बाद में धम्मा का प्रसार करने लगा। तो ये सारी चीजें किस पे लिखी होती हैं,
प्रशस्ति के ऊपर, प्रशस्ति में सिर्फ राजा की तारीफ होती है। इंस्क्रिप्शन पे और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक राजा के बारे में ही बताया जाएगा। तो किस लैंग्वेज में था? आपकी ब्रह्मी लैंग्वेज के अंदर था। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ये चीजें लिखी हुई थी कि ये जो क्रिस्टल कैस्केट था किसने दिया था? ये सुकीर्ति ब्रदर और उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स आगे किस क्लैन से बिलोंग करते थे? तो जिससे बुद्धा जी बिलोंग करते थे उसी से ही थे, शाक्य क्लैन। अभी इसके थोड़े से और रिकॉर्ड्स पीछे चल के देखोगे तो जनवरी 1898 एक्सकवेशन शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। एक माउंड था, माउंड क्या होती है? ये वाली शेप टिल्ला सा बना होता है। तो ये कौन सा माउंट था? तो बिरदपुर एस्टेट के अंदर था। और यहाँ पे विलियम क्लैक्सटन पैपे ये जाते हैं, किसके पुत्र थे ये आपने याद नहीं रखना है। तो ब्रिटिश एस्टेट के मैनेजर हुआ करते थे, उन्हीं के ये लड़के थे। इन्होंने एक्सकवेशन करनी शुरू करी और इनको क्या क्या मिला? एक सैंड स्टोन का कॉफर मिला। कॉफर क्या होता है? कॉफिन सुना है सभी ने, जिसके अंदर बॉडीज को रखा जाता है, तो उसी बॉक्स को क्या बोलते हैं? कॉफिन। तो इसको सैंड स्टोन का ये कॉफर बना हुआ था, ये मिल जाता है। कितने नीचे मिला? तो 18 फीट नीचे मिला था। इसके अंदर इनको क्या मिले थे? तो देखो, सेक्रेड बोन्स एंड एशेस। अब ये एशेस और बोन्स रखने का पर्पस क्या था बताओ? बुद्धा जी के एशेस भी रखे हैं, बोन्स भी रखे हैं, अब बोल रहे हैं नीलामी करेंगे। क्या रेलिवेंस था? क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? अमर, ये बुद्धा जी अमर हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको बचा के रखा गया हमेशा से ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो रेलिक्स मिले, अब देखो पुराने मिले हुए हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस भी तो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, आएगा नाम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो लॉर्ड एल्गिन ने क्या किया? ये जो सेक्रेड बोन्स और एशेस थी, एक थाईलैंड के राजा हुआ करते थे किंग रामा 5, सियाम राज्य हुआ करता था। सियाम आपका थाईलैंड के साथ ही एसोसिएटेड है। हांगकांग वगैरह में आज के टाइम हांगकांग ऊपर की तरफ को आ गया, हांगकांग भी जाओगे वहां पे भी आपको बुद्धा जी के रेलिक्स मिलेंगे। कैसे उनके पास वो रेलिक्स पहुंचे? तो वो गिफ्ट की फॉर्म में पहुंचे हुए। तो ये जो थाईलैंड के राजा थे, सियामिस किंग रामा 5 थाईलैंड, तो इनको ये बोन्स और एशेस दे दी गई थी। और जो कास्केट था, कॉफर था, मतलब जो खाली चीजें बच गई वो इंडिया के ही अंदर रख ली गई थी। तो अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो आवाज लगा रही है फॉरेन कंट्रीज को, जो हमारा सामान है उसको वापस दे दे। पर वो गिफ्ट में गया था, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी, हम सारी चीजें वापस नहीं मांग सकते। उसके अलावा क्योंकि रिकॉर्ड्स के अंदर ये लिखा गया है कि वो गिफ्ट की फॉर्म में ही गया था, और रिकॉर्ड्स ही देखे जाते हैं जब भी किसी चीज की ऑथेंटिसिटी हमें चेक करनी होती है। तो उस टाइम पे ये जो कॉफर था, कैस्केट थे, इनको कहाँ पे रखा गया था? इंपीरियल म्यूजियम के अंदर, और आज के टाइम पे इसको इंडियन म्यूजियम बोला जाता है कोलकाता का। यही रीजन है ये जो क्रिस्टल कैस्केट है इसको कंजर्व और प्रिजर्व किस म्यूजियम के अंदर किया गया? जो कोलकाता का म्यूजियम है, या फिर जिसको इंडियन म्यूजियम भी बोलते हैं, कोलकाता का। डन। तो ये स्टोरी थी इसके पीछे की। एक नाम याद रख लेना, विलियम क्लैक्सटन पैपे, इन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी एक्सकवेशन की। ये जो माउंड वाला एरिया है इसको हम एक्सकवेट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। डन। छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही बोला गया है कि हम बिडिंग्स शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे इन चीजों को, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, छोटा सा ही आर्टिकल था ये। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाइना ने बोला है कि उनका जो जिंगहोउ है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, जिंगहोउ हम बोल रहे हैं, जो वर्ल्ड का पहला फ्यूजन फिजन पावर प्लांट है, और ये 2030 तक इसको रनिंग स्टेट में ले आएंगे। यहाँ पे इंडिया भी अपने 5th जनरेशन को बोल रहा है कि 2030 तक हम टेस्टिंग करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम अपने फ्यूजन फिजन पावर प्लांट को एक्टिवेट कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो अपने में ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्या होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या होता है न्यूक्लियर फिजन। कर ले इसको थोड़ा सा डिटेल में, आपको बेसिक्स पता लग जाएंगे। क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो न्यूट्रॉन बन के आएगा उसको न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज किया जाएगा। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन का न्यूट्रॉन होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, जबकि न्यूक्लियर फिजन से जो न्यूट्रॉन बनते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। नंबर 1 न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन। पहले तो ये शब्द अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन का मतलब होगा कोई 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें आपस में जुड़ेंगी और एक बड़ी चीज बना देंगी, साथ में निकलेगी यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी तो निकलती है ना, कोई बिल्डिंग टूटती है एनर्जी निकलती है वहां पे, जब बनाया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी तो निकल रही है। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? कोई बड़ी सी चीज होगी और इससे क्या बनेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के आएंगे। तो एक जगह है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ना, मेकिंग अप, और फिजन का मतलब है टूटना, ब्रेक डाउन। पहली चीज क्लियर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये आप सभी ने देख रखी है, कहां पे देखी है? सन के अंदर।
सन जो चमकता है, सन से जो एनर्जी एमिट होती है वो किस रिएक्शन की वजह से होती है? हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से एमिट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आज के टाइम पे सभी काम कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करी जा रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके करी जा रही है। पर ये जो फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर अभी स्टडीज चल रही है। बहुत सारी लैब्स हैं जहां पे ट्राई करा जाता है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को हार्नेस करें। एग्जाम्पल, साउथ कोरिया ने क्या किया था, जितना टेम्परेचर सन का है उससे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट कर दिया था फॉर द 46 सेकेंड्स। थोड़े ही टाइम के लिए किया था, सोचो कितनी एनर्जी जनरेट हुई होगी। कहाँ पे सन है, मशीन जल जाती हैं, जितने भी मेटल्स भेजोगे सब जल जाएंगे। तो वैसी ही एनर्जी साउथ कोरिया के अंदर डेवलप करी थी। और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को यूज करके ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं टोका मैक। डोनट देखा है सभी ने? डोनट खाया है? तो बस वही डोनट होते हैं, उसी की शेप की तरह मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है और उसको बोलते हैं टोका मैक। टोका मैक वर्ड याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ होता है। अब इसके बाद एक और प्रोजेक्ट चल रखा है, वो फ्रांस के अंदर लोकेटेड है टोका मैक, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें टोका मैक वर्ड याद रखिएगा, ये फ्यूजन से रिलेटेड है। अब इसके बेसिक देख लेते हैं। अब मैंने बोला कि ये सन के अंदर आपको प्रोसेस देखने को मिलती है, तो आपने सुन रखा कोई ऐसा जिसको फेमिलियर ना लग रहा हो तो ये देख लो, वो दिख रहा होगा आपको टॉप पे, हाइड्रोजन। एक तो वो चाहिए होगा, देन दूसरा आता है यूरेनियम, यहां पे दिखेगा आपको, एटॉमिक नंबर इज 92। ये याद करने पड़ते हैं, स्टेट एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे एक और एलिमेंट दिख रहा होगा आपको, प्लूटोनियम, एटॉमिक नंबर इज 94। एक और दिखेगा यहाँ पे थोरियम, थोरियम का है 90। तो एक एक गैप ले लेना, 90, 92, 94, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हाइड्रोजन हमें चाहिए होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 1। आपने ये तो हमेशा से सुना होगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। ये देखो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, तो मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। पी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पर आप याद रखेंगे पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटोन। एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम से ही पता लग रहा है ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, 0 चार्ज होगा। हमेशा याद रखना जो एटॉमिक नंबर होता है इसको कौन असाइन करता है, कितने प्रोटॉन उसके अंदर हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, तो नंबर फिक्स हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, कभी बाहर निकाला जाएगा, कभी अंदर लाया जाएगा, पर प्रोटॉन को कोई नहीं छेड़ता। रह जाएगी इतनी याद। अब देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वर्ड आया न्यूक्लियर, तो इसमें मेन रोल किसका रहने वाला है, न्यूट्रॉन का। तो ये न्यूट्रॉन अपने को चाहिए होगा। सन के अंदर कैसे चलती है एनर्जी उसको समझने से पहले हाइड्रोजन को देख लो। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1। आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोटोप, सुना है कभी? कितनों ने सुना है, कितनों ने नहीं सुना है वो भी बताएं। किसने नहीं सुना है? नहीं सुना है, ठीक है आज सुन लो इसको। आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसो का मतलब ही क्या है, सेम। अभी के लिए ना याद रखो। जब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 1, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। दूसरी कंडीशन में भी हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 1, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना आएगा, 1। तीसरे केस में भी क्या हुआ, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है 1, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, 1 1 1, तो एटॉमिक नंबर इसमें सेम रहेगा। दूसरी जो कंडीशन बनेगी उसमें क्या होगा, जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 0 पहले केस के अंदर। और जो आपका मास नंबर निकल के आता है, ये हमेशा याद रखना, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं पहले केस में, 1। न्यूट्रॉन कितना है, 0। 1 + 0 = 1, तो इसका मास नंबर भी कितना आएगा, 1। इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये पहली जो कंडीशन बनी, जो आप पानी वगैरह पीते हो यही वाली कंडीशन होती है, H2O। सुन रखा है ना H2O, तो वाटर H2O, हमेशा पानी की बॉटल पे लिख लेना H2O, कि वाटर की बात हो रही है, H2O, तो उसमें ये प्रोटियम वाली फॉर्म होती है। फिर आता है D2O, यानी कि ड्यूटीरियम की बात हो रही है। ड्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
दो चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 1, न्यूट्रॉन भी आ गया है 1। बताओ इसका मास नंबर कितना आना चाहिए? 2, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है P+N। तीसरा केस क्या बनता है? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 1, पर न्यूट्रॉन आ चुके हैं 2। बताओ कितना मास नंबर आ जाएगा? 3। अब देखो सन का इस वाली फॉर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस वाली फॉर्म से है। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम फॉर्म और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम था, पर ऊपर मास नंबर अगर देखोगे तो सारे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ये ड्यूटीरियम और ट्रीटियम आर्टिकल में लिखे हुए हैं ये वर्ड, तो आपको समझने जरूरी है। तो ड्यूटीरियम और ट्रीटियम जो सन एनर्जी एमिट कर रहा है किसकी वजह से है? ड्यूटीरियम और ट्रीटियम की वजह से। रह जाएगा थोड़ा थोड़ा याद? ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत डालना, एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस करना, लग जाएगा आपको पता। वो देखो ड्यूटीरियम बनाया हुआ है, एक प्लस चार्ज दिखाया है और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं दिखाया है, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और तीसरा दूसरा जो दिखाया है उसमें लिखा है ट्रीटियम, और देखना यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? एक ही है, और न्यूट्रॉन देखो कितने हैं? दो। वही तो देखा आपने पीछे ड्यूटीरियम और ट्रीटियम फॉर्म में। अब क्या होता है सन के अंदर ये दोनों फॉर्म्स आपस में टकराती रहती हैं। टकराई तो कोई चीज बनेगी, और जब बनेगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन? फ्यूजन, क्योंकि दो चीजें आपस में टकराएंगी। और जब टकराई वो देखो प्लस एक वहां से आया, एक यहाँ पे आ गया, एक नीचे से आया, ये भी आ गया। ऊपर कितने न्यूट्रॉन थे? एक न्यूट्रॉन ये वाला आ गया। नीचे कितने थे? 2, तो 2 न्यूट्रॉन ये आ गए। पर ये जो कंपाउंड बनता है ये होता है हाईली अनस्टेबल, मतलब ये टिक नहीं पाता। तो टिक ना पाने की वजह से एक न्यूट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये लो, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, और जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो होता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आ गए, और 2 प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसके एटॉमिक नंबर को। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2, और मास नंबर कितना आ जाएगा? 4, P+N। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1, 2, तो 2 + 2 कितने आ गया आपके पास? 4। तो हीलियम यहाँ पे बन के आएगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे आपको मिलेगी? तो एक सेलेस्टियल बॉडी है हमारा, दैट इज सन। बाकी स्टार्स के अंदर भी सेम ही प्रोसेस चल रही होती है, पर स्टार सबसे जो नियर बाय है हमारे वो कौन है? सन है, इसी वजह से सबसे बड़ा दिखाई देता है। ठीक है जी। अब देखो चाइना ने क्या बोला है, ये वाला जो न्यूट्रॉन निकला ना फ्यूजन की वजह से, ये तो सन के अंदर देखी सेम प्रोसेस करवाई जाएगी अर्थ के ऊपर, जो जिंगोऊ लिखा हुआ है उनका पावर प्लांट है। अब ये जो न्यूट्रॉन यहां से निकलेगा इसको यूज किया जाएगा रॉ मटेरियल की तरह इन फ्यूजन रिएक्शन, समझे? अब वहां पे आर्टिकल के अंदर ये चीजें लिखी थी कि ड्यूटीरियम ट्रीटियम का यूज करेंगे, न्यूट्रॉन जो निकल के आएगा वो फ्यूजन में फिसाइल मटेरियल की तरह यूज करेंगे। क्या पता लगना था अगर बेसिक ही ना पता होता, पर अब जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे अब आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस पता चल गई। लग गया ना पता? यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकला है। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब ऐसी अच्छी क्वालिटी किस चीज की होती है? जो पोल्यूशन कम करे। सबसे बड़ी एडवांटेज तो वही है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत कम निकाले। तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पर उतनी अच्छी एनर्जी ये हमें जनरेट करके नहीं देता। पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन आप देखोगे, अब ये वाली न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन में क्या देखा? टूटेंगी या बनेंगी? टूटेंगी। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट। यहाँ पे एक यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पीछे आपने देखा 92, इसका याद रखना पड़ेगा। इसका जो मास नंबर है वो 235 है। बताइए जी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? बताओ। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है 92। तो जो प्रोटॉन का नंबर आ गया वो कितना है? 92। मास नंबर कैसे निकालते हो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर 235 हमें पता है तो इसमें से माइनस कर लो 92, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? जो न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे रहेगा। अब ये वो न्यूट्रॉन होगा जो कहां पे बना? पिछली रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। वैसे तो दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, पर हम आर्टिकल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वो जो न्यूट्रॉन पीछे बना कहां पे? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, उसको यहाँ पे एज अ फिसाइल मटेरियल यूज किया जाएगा। देखो फिसाइल मतलब जो बॉम्बार्डमेंट करवाएगा, जो किसी चीज को, बड़ी सी चीज को तोड़ेगा। तो यहाँ पे ये फिसाइल मटेरियल होगा। किसको तोड़ेगा? इस बड़े से यूरेनियम के मास को। अब यूरेनियम की इंपॉर्टेंस क्या है? यूरेनियम जो होता है इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ईंधन की तरह। पेट्रोल, डीजल आपने सुन रखा है, ये भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जादूगुड़ा सुना है आपने? रीजन झारखंड का। जादूगुड़ा में यूरेनियम की माइंस है। अपने पास अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं है अवेलेबल। वहां के लोग आज भी आप देखोगे तो डिसेबल पैदा हो रहे हैं। पैदा क्यों हो रहे हैं? रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो हमें एक क्लीनेस्ट सोर्स चाहिए, मतलब रेडियो एक्टिविटी ऐसी है कि आपको दिखाई नहीं दे रही, अभी है एनवायरमेंट में पर दिखाई नहीं दे रही है। वहां पे भी यही हुआ, इतने सालों से वहां पे ये यूरेनियम की माइनिंग चलती रही। जब वो सारा लोड किया जाता था ट्रक्स के अंदर,
उसको कभी कवर नहीं किया गया, वो जमीन पे गिरे रेडियो एक्टिव वेस्ट, और गिरते गिरते पानी के साथ मिक्स हुए, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सब में रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज हो रखी है। और जो आज की पॉपुलेशन है सारी विकलांग पैदा हो रही है, मतलब हर घर में एक विकलांग मिल रहा है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, किसी के लिम्स डेवलप नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी जो वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा कॉज कर रहा है। तो उनकी जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन आ रही है वो सारी अब बीमार पैदा हो रही है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, जैसे ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के अंदर डाला ये फट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फिसाइल मटेरियल है, इसको तोड़ देगा। अभी पहले जब ऐड हुआ तो इसने देखा कि मैं तो अनस्टेबल हो चुका हूं। वहां पे कितना था 235, एक न्यूट्रॉन और ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 236, ये अनस्टेबल होता है, ये फट जाता है। पीछे भी वही हुआ ना, अनस्टेबल था तो एक न्यूट्रॉन निकाल दिया था, ये भी अनस्टेबल हुआ, ये भी क्या करेगा 2 एलिमेंट्स बना के दे देगा आपको। इनको आप सम कर सकते हो आराम से बैठ के, ये सारा टोटल वही आएगा जो आपने इनिशियली लिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकले 3 न्यूट्रॉन निकल के आए। ये जो 3 न्यूट्रॉन है इफ कंपेयर टू द न्यूक्लियर फ्यूजन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती इनकी, तो इसी वजह से हमने क्या किया, जो न्यूक्लियर फ्यूजन था उसका न्यूट्रॉन यूज करेंगे और इसको ब्लास्ट करवाएंगे। इन न्यूट्रॉन्स का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। किसके न्यूट्रॉन यूज करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। हम नहीं, मतलब चाइना वाले करेंगे ये। अब आप आर्टिकल को अगर पढ़ोगे तो सेम चीजें लिखी है। 100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है कि एनर्जी जो जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी आप इमेजिन कर सकते हो, वो 100 मेगावाट तक की करी जाएगी। पर शर्त क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों रिएक्टर्स यूज करे जाएंगे। साथ में यहाँ पे क्यू फैक्टर मेंशन करा गया है। क्यू फैक्टर क्या होता है, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उससे निकल के आता है क्यू फैक्टर। और इसको टारगेट करा गया है कि इसकी वैल्यू हम 30 से ज्यादा लेके आएंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल होगा जब भी ये चीज बन जाएगी। ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई, कितनी एनर्जी उसमें लगी, उससे क्या निकल के आता है क्यू फैक्टर। और कितना टारगेट रखा हुआ है, 30 से ज्यादा का रखा हुआ है। कितना मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो 100 मेगा प्रोजेक्ट वॉट्स का प्रोजेक्ट है ये। और किस चीज का यूज करेंगे, तो ये देखो एक वर्ड लिखा है प्लाज्मा। प्लाज्मा सन के ही अंदर होता है, जिसमें वो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में टकरा रहे हैं और हीलियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर। हाइब्रिड क्यों लिखा, क्योंकि 2 चीजों को मिक्स कर दिया है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, हाइब्रिड वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो न्यूट्रॉन फ्लक्स डाला जाएगा। अब लग गया ना पता न्यूट्रॉन कहां से आएगा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन का न्यूट्रॉन बनेगा उसको एज अ फिसाइल मटेरियल यूज किया जाएगा और न्यूक्लियर फिजन में ब्लास्ट करवाया जाएगा। आपके पास चीजें टूटेंगी, एनर्जी वहां से जनरेट होगी। अब ये जो न्यूक्लियर फिजन के अंदर आपने 3 न्यूट्रॉन्स पढ़े, देखे ना वहां पे 3 न्यूट्रॉन, ये बहुत डेंजरस होते हैं। डेंजर का मतलब है एक न्यूट्रॉन जब अगले यूरेनियम के साथ टकराएगा दोबारा से कितने प्रोड्यूस कर देगा, 3 न्यूट्रॉन। सिमिलरली ये जो अगले न्यूट्रॉन होंगे ये भी 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी कि कंट्रोल नहीं करी जाएगी। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। एक चेन में क्या बनते जा रहे हैं आपके पास, बहुत सारे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो जो एनर्जी अच्छी बनती है हमारे पास वो किस प्रोसेस से बनेगी, न्यूक्लियर फिजन। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रॉन किसका अच्छा था, फ्यूजन का। पर जो एनर्जी बढ़िया जनरेट होती है वो किसके पास होती है, फिजन के अंदर। लग गया पता क्यों ये दोनों ही जो रिएक्टर्स हैं उनको यूज कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल। और यहाँ पे वो जो लिखा है फिसाइल मटेरियल या फर्टाइल मटेरियल, फर्टाइल नहीं आएगा यहाँ पे, फिसाइल आएगा, FISSILE। यूरेनियम 238 और थोरियम 232 इनको यूज करेंगे। ये आइसोटोप्स आगे दोबारा से कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर मास नंबर वेरी करेगा। पीछे रिएक्शन में कितना लिखा था 235 अच्छी वाली क्वालिटी का यूरेनियम होता है। इवन जो इंडिया के अंदर भी है यूरेनियम वो भी 238 है और ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। पर अपने पास ये थोरियम बहुत सारा है। केरला अगर जाओगे ना नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी जिसको बोलते हैं मोनाजाइट। मोनाजाइट के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, कभी फिर बताऊंगी रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है। यस एनरिचमेंट करनी पड़ती है। अगर आप 90% एनरिचमेंट कर रहे हो यूरेनियम की तो उसको न्यूक्लियर वेपन में यूज किया जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है उसकी एनरिचमेंट लगभग 15 से 20% करी गई होती है। सॉरी यस, तभी तो यूएस पीछे पड़ा हुआ था, आपने देख ली होगी वो स्टोरीज। चलो, तो मोनाजाइट जो होता है इसके अंदर हमारे पास थोरियम प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसी वजह से थोरियम को उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल आपने देख लिया। ये देखो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उससे जो न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन रिच, पर जो पावर होगी उसकी वो पुअर है। एनर्जी जितनी हमें चाहिए वो उतनी सफिशिएंट नहीं है। पर फ्यूजन के केस में न्यूट्रॉन पुअर,
उतनी अच्छी का क्वालिटी का हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं है, पर जो एनर्जी बनेगी, पावर होगी, वो रिच है। तो दोनों वाइस वर्सा है, याद रखना इस पॉइंट को। हाइब्रिड रिएक्ट, अब देखो जो फ्यूजन पावर होती है हाइब्रिड रिएक्टर के अंदर, ये हमें क्या करेगा, न्यूट्रॉन पहले बना के दे देगा, तो हमें और ज्यादा सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक जो डिसएडवांटेज आती थी वो ओवरकम हो जाती है। रिड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट, मैंने पहले बता दिया आपको, यूरेनियम 238 इंडिया के अंदर भी है, इवन चाइना के अंदर भी जो ज्यादा डिपॉजिट है वो 238 वाले हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, तो फ्यूजन का जब यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन फ्यूजन के जरिए नहीं जनरेट करने पड़ रहे, तो उससे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। फ्यूल सप्लाई उनके पास तो वैसे भी इनफ है, और यूरेनियम उसमें चाहिए होता है, तो उनके पास वैसे भी सप्लाई इनफ है। ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट से लिखा हो। इंडिया के अंदर देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे पास भी, पर जितने भी पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्यूजन यानी कि तोड़ के काम कर रहे हैं, यूरेनियम को हम तोड़ते हैं। तो गुजरात का बताइए क्या था, खाखरा पार, खाखरा खाते हैं ना वहां पे बहुत ज्यादा, तो खाखरा पार कहाँ पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। आर से राजस्थान है, आर से आ जाएगा रावत भट्टा, रावत भट्टा, जिसको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोल देते हैं, तो आर से याद रख लेंगे इसको। वैसे ही के से याद रखेंगे आप कर्नाटका का कैगा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा। महाराष्ट्र का है तारापुर, महाराष्ट्र रात को काफी चमकता है तारों की तरह, क्योंकि उन्होंने एक बार ना क्या किया, दिवाली के पहले लाइट्स लगाने शुरू करे, फेरी लाइट्स, दिवाली से पहले लगाते हैं ना, हम तो 2-3 दिन पहले लगाते हैं, इन्होंने 2 महीने पहले लगा दिए। दिवाली चली गई, इनकी फेरी लाइट्स लगी हुई थी, तो तारों की तरह चमक रही थी, वैसे याद रख लेना इसको। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है नरोरा, नरोरा आ जाएगा आपके यूपी के अंदर। तमिलनाडु के अंदर 2 है, एक तो याद रह जाएगा मद्रास, मद्रास तो वर्ड से पता चल जाएगा। देन दूसरा जो आएगा वो है कुंडनकुलम, रशिया ने भी यहाँ पे हमें पावर प्लांट्स दिए थे, छोटे छोटे रिएक्टर्स लाके दिए हुए थे, तो याद रखना कुंडनकुलम, ठीक है जी, कुंडनकुलम। बाकी न्यूक्लियर टेक में मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, उसमें और डिटेल में करना होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है आपका वो ब्रिक्स को लेके है, पर उससे पहले बताओ ये आपको क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। एक आर्टिकल तो हम उठाते ही है जो थोड़ा टेक्निकल होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी एसटीएम लगोगे, पता है आपको वो चीज। अब चलिए जी, ब्रिक्स, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, आपने समिट वर्ड सुना है कभी, समिट, ठीक है। समिट और ब्रिक जो पार्लियामेंट्री फोरम होता है, इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, हो तो दोनों में ही मीटिंग रही है, वहां पे भी मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर भी मीटिंग होगी, बस फर्क क्या है, समिट जो होता है काफी ज्यादा ऑफिशियल होता है, फॉर्मल मीटिंग होती है, जबकि ये काफी इनफॉर्मल होता है, मन किया तो मिल गए, नहीं किया तो बोल दिया कि वर्चुअली अटेंड कर लेंगे कंप्यूटर के जरिए। बाकी जो समिट होता है उसमें डिसाइड किया जाता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है कि अगर वर्चुअल समिट है तो वर्चुअली यानी कि सिस्टम लग जाएंगे आपके, वीडियो कॉल्स चलेंगी, उसी पे आप अटेंड कर लोगे। अगर कोई लोकेशन डिसाइड हुई है तो लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो मतलब ये फॉर्मल होता है काफी ज्यादा, पार्लियामेंट्री फोरम उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल सा एक मीटिंग होता है। अब देखो इसके ऊपर यूपीएससी 2025 ने क्वेश्चन पूछा था, एक जो स्टेटमेंट थी वो उसके समिट की वेन्यू को लेके थी कि 16 समिट कहाँ पे हुआ था ब्रिक्स का, तो आंसर आना था उसका काजन, ये है रशिया के अंदर, तो ये इसका वेन्यू था। अभी अप्रैल मंथ में आपने पढ़ा होगा कि दूसरी मीटिंग जो समिट है वो हो चुका है। 17 समिट कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे लोकेटेड है, ब्राजील के अंदर। ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री, याद है ना, ये आ जाएगी यहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, साउथ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल ईस्टर्न बैंक पे। अर्शप्रीत, जो फिसाइल मटेरियल, एक तो न्यूट्रॉन वहां पे एक्ट करेगा और जिसको वो फाड़ेगा, बॉम्बार्डमेंट जिसकी करेगा। नहीं नहीं मनप्रीत, अभी तक इंडिया में कुछ नहीं हुआ, इंडिया में सिर्फ अभी बोला ही है कि हम भी करेंगे, कब करेंगे वो नहीं अभी बताया। अब देखो ये तो समिट की बात थी, ये जो 2 लोकेशन आपने देखी 16 और 17 समिट की, ये 2025 का है, अभी जो लास्ट मंथ हुआ है, लास्ट टू लास्ट मंथ हुआ है अप्रैल मंथ के अंदर, तो रियो डी जेनेरियो। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो पार्लियामेंट्री फोरम की है, यानी कि जो इनफॉर्मल सी मीटिंग हुई है, तो इसका हुआ है 11th जो आप बोलोगे ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, कहाँ पे हुआ है, ब्रासीलिया, ब्राजील, ये भी ब्राजील के ही अंदर हुआ, ब्रासीलिया लोकेशन आ जाएगी, तो याद रखना इसको। बाकी पार्लियामेंट्री फोरम क्या होता है, और दूसरा भी याद रख लो वेन्यू क्या डिसाइड हुआ है, इंडिया के अंदर डिसाइड कर रखा है 12th पार्लियामेंट्री फोरम। पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, एक गैदरिंग होती है इनफॉर्मल तरीके से, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं, लेजिस्लेटर आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। बाकी अगर ब्रिक्स की फुल फॉर्म आप देखोगे तो पहले जब ये बना था, फॉर्मेशन देख लो इसकी,
2001 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिम ओ निल, पर उस टाइम पे ये ब्रिक्स नहीं होता था, इसको लिखते थे ब्रिक, BRIC। बी से आ गया ब्राजील, आर से आ गया रशिया, आई से, सी से चाइना। फिर 2009 के अंदर दोबारा से मीटिंग हुई, वहां पे बोला साउथ अफ्रीका ने कि मुझे भी ऐड कर दो, तो जैसे इनको ऐड करा तो यहाँ पे क्या लग गया, एस। ठीक है, तो एस फॉर साउथ अफ्रीका। उसके बाद से आप देखोगे कि टोटल ये मेंबर थे 5। फिर 2024 में चेंजेस आने शुरू हुए, इनविटेशन गए कुछ कंट्रीज को कि आप भी आइए, ब्रिक्स का हिस्सा बनिए। अब सऊदी अरेबिया को भी गया था, अर्जेंटीना को भी गया था। बहुत सारी बुक्स नहीं बोलूंगी, सोर्सेज ऑनलाइन अगर आप देखोगे वहां पे लिखा है कि जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसका मेंबर है, तो वो गलत लिखा हुआ है। PIB ओपन करके देखना, वहां पे सीधा सीधा लिखा है कि 4 कंट्रीज ऐड होती हैं 2024 के जनवरी मंथ में। कौन कौन सी थी? इजिप्ट थी, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब इमारेट्स। और ये जो इंडोनेशिया है, और यूपीएससी की 2025 की जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो इसी को लेके थी कि जो इंडोनेशिया है दैट इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी क्योंकि इसको ऐड करा गया था। सभी से रिसेंट वाला जो आर्टिकल पूछा था आपसे करंट अफेयर का, वो यही क्वेश्चन था। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी मेंबर बना है ब्रिक्स का। तो टोटल अभी के टाइम पे ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स की। निकारागुआ भी न्यूज में आया था, पर निकारागुआ था, कौन सी थी? नाइजीरिया था, यस सॉरी निकारागुआ बोल दिया। नाइजीरिया जो था वो पार्टनर कंट्री बना है, मतलब उनको फॉर्मली आने की जरूरत नहीं है मीटिंग्स में, उनकी मर्जी, आना चाहे तो आए, ना आना चाहे तो ना आए, पार्टनर है जस्ट। ठीक है जी, तो ये ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आप याद रखोगे। बाकी और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ब्रिक्स ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, कैसे हम डेवलप बन सकते हैं उसके बारे में ये बातचीत करते हैं इन समिट और पार्लियामेंट्री फोरम्स के अंदर। क्लियर? तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स थे हमारे आज के। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। मुझे ये बताओ, आज के जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े, कौन कौन से SDGs यूज हुए? ठीक है, SDG नंबर 9 यूज हुआ, ठीक है। और जब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे पैसा बूस्ट होगा। देखो एग्रीकल्चर के बिना कुछ भी नहीं है, और आज के टाइम पे सबसे कम GDP वहां से आती है। तो मुझे ये बताओ, क्या इकोनॉमी उससे जनरेट होगी? होगी। बताओ फिर SDG नंबर 8, ये देखो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और बताइए, कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड भी पढ़ा? 17 कौन सा आर्टिकल पढ़ा? ब्रिक्स को लेके। ठीक है, और कुछ ऐसा भी पढ़ा आपने कि जिसमें सैनिटेशन की बात हो रही हो, वेस्ट को रिड्यूस करना है। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मैंने बोला रेडियो एक्टिव वेस्ट उस सॉइल के अंदर मिक्स हुआ, जाते जाते ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हुआ, डिप्लीशन तो हुआ ना पानी का। तो आपका एक और SDG आ गया, विच इज SDG नंबर 6। और क्लाइमेट से रिलेटेड था कुछ आज, यही वाला आर्टिकल था, तो आपका SDG नंबर 13 भी आ जाएगा। और अच्छा, जब समंदरों के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट जाएगा तो उससे एक्वेटिक लाइफ हार्म हो सकती है, तो यस आपकी आ जाएगी लाइफ बिलो वाटर। लाइफ ऑन लैंड पढ़ा आज? पढ़ा। विकलांग पैदा हो रहे हैं तो लाइफ में उसमें हम भी इंक्लूड है, एनिमल्स, सोशल एनिमल है ह्यूमन, तो SDG नंबर 15 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब SDGs को आप अपने आंसर के अंदर यूज कैसे करोगे, लगा कुछ पता? तो जैसे ही रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप इंश्योर कर रहे हो कि जो हमारा SDG नंबर 6 है और जो भी एसोसिएटेड है वो भी इंश्योर हो रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2030 हमें वो टारगेट्स भी तो अचीव करने हैं। 2030 का ही टारगेट था इनको लेके 2030 तक का, तो SDGs हमने सारे कर लिए, अब याद आपने रखने। ठीक है, तो ये सारे आज हमने यूज कर। इवन ये भी तो आया, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सारा आ जाएगा इसमें। इनोवेशन था, इंडस्ट्री था, तो ये सब आ जाएंगे। कौन से वाला? 7, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। कोल से हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका SDG नंबर 7 भी आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? ये देखो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इनडायरेक्टली आपने ह्यूमन बींग्स को वहां पे हर्ट किया हुआ है। एनिमल्स के अंदर भी म्यूटेशन हो रही होंगी, उनके जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजेस आ रहे होंगे, तो आपका SDG नंबर 3 भी आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? ये देखो, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, आपका SDG नंबर 11 भी आ जाएगा। ये देखो, शुरू में बोला कंजप्शन और प्रोडक्शन, तो आपका SDG नंबर 12 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा। तो मतलब ये SDG हमारे डेली जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हो उनसे लिंक्ड होते हैं, तो अपने आंसर्स में SDGs का यूज जरूर से करना है। क्वेश्चन आपके रेडी है, मैं एक सेशन ले लूंगी आपका कि आंसर लिखने कैसे हैं। हिस्ट्री होगी है ना सभी की शुरू, थोड़ा थोड़ा तो अब पढ़ ही लिया, स्टोन एज के आंसर लिख सकते हो आप। अपना IVC डन है, वैदिक पीरियड
बुद्धिज्म तक आ गया, महाजनपद डन है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लिखना अब शुरू कर सकते हो। तो अब 2 दिन में मैं आपका एक सेशन लूंगी, उसके बाद आप आंसर शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो ठीक है। और रुको रुको रुको, देखो मैं तुमने रिवाइज किया है या नहीं। एसडीजी सभी ने याद कर लेने हैं। गगन आप न्यू हो क्लास में, एसडीजी हमने 2 याद करे थे, तो आप भी 2 शुरू कर दोगे। जैसे एसडीजी नंबर 1, एसडीजी 1 किस चीज को लेके है? नो पॉवर्टी। एसडीजी 2 0 हंगर। बस आपने आज 2 ही याद करने। आप खुद ही अपडेट कर दिया करना कि मैंने 2 याद कर लिए, अगले 2 फिर इनसे मैं पूछूंगी, आप साथ के साथ याद कर लोगे, ठीक है? सेम फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट। ये जो लास्ट में एसडीजीज हमने पढ़े, कुछ आप में नए स्टूडेंट्स होंगे, ये एसडीजी दिन के 2 याद करने होते हैं, ठीक है? सारे नहीं याद करने। 124 है आज। चलो सुन लिया सभी ने? 2 याद करने होते हैं एसडीजीज। और 2 चीजें हमने चलाई होती हैं जो स्टैटिक होती हैं। जैसे इससे पहले हमने मेडिटेरियन सी की कितनी कंट्रीज पढ़ी थी? 20 कंट्रीज पढ़ी थी जो बॉर्डर करती है इस पूरे एरिया को। हाँ जी, गीता बताएगी। जाओ जाओ, गीता बताएगी अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन सी थी? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। रिवीजन नहीं किया, किसने किया है? शरणवीर। एशिया की कंट्रीज बताइए। पहले ये बता दो, ये पेनिनसुला कौन सा था? नितिन, सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, अब यहां से आप एशिया की तरफ जा रहे थे, बताओ फिर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? सबसे पहले आ जाएगा इजराइल। इजराइल के ऊपर लेबनन, लेबनन के ऊपर सीरिया। ये वाली कौन सी थी? तुर्की। ये छोटी सी कौन सी थी? साइप्रस। याद रखा था लिस्ट के साथ। एक स्टूडेंट मनप्रीत ने बताया था, आई थिंक ये कि प्रिया ने बताया था, एक ने साई लिस्ट बताया था। जैसे मर्जी आप याद कर लेना, कंट्रीज के नाम याद रह जाते हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ उस पे देते हैं, वो सार्डिनिया को अलग दिखाते हैं, माल्टा को अलग दिखा रहे हैं। चलो वो देख लेंगे, वो आइलैंड है वैसे, कंट्री नहीं है ना, अलग हो गया इस वजह से। चलो उसको कर लेंगे ऐड, कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी। देन आप गए थे यूरोपियन कंट्रीज में, यहां से शुरू किया था स्पेन, फिर गए थे फ्रांस, यहां पे गए थे मोनाको। अभी वो फुटबॉलर है, कौन है वो? क्रिस्टियन क्या नाम है? नहीं, क्रिस्टल वाला वर्ड बोलना क्या है पूरा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी गया था मोनाको, तो उसकी भी वीडियोस आ रही थी। मोनाको ये वाला। फिर आए थे आप इटली वाले पार्ट में, फिर एससीबी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, लंबा है वर्ड। फिर उसके बाद मैग देखा था, एम फॉर मॉन्टेनिग्रो, ए फॉर अल्बेनिया, जी फॉर ग्रीस। वो जो आपने बोला वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगी कल, ठीक है? फिर उसके बाद आपने ब्लैक सी के भी कर लिए हैं। कैसे किए थे? ब्रूएट, रशिया गेट, बी फॉर बल्गेरिया। ओ भाई कुछ नहीं पढ़ के आए हो तुम तो। एक दिन तो क्लास भी नहीं थी करंट अफेयर की, पढ़ना तो पड़ेगा, साथ के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। कल रिवाइज करके आओ, मैं भी डायरी लाना भूल गई अभी, कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? पिछला रिवाइज करके आओ, ओके।